नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आप सबको मालूम है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून, जिनको किसान काले कानून कह रहे थे, इनको वापस देने का फैसला किया है। और ये कानून, जिसके बारे में देश की सरकार बार बार कह रही थी, ये जताने की कोशिश कर रही थी, कृषि के मामले में ये एक क्रांतिकारी कदम है और किसी भी हालत में उसको वापस नहीं लिया जाएगा। आपको मालूम है कि पिछले तकरीबन 10 महीनों से किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए थे। भयंकर बारिश, भयंकर सर्दी और भयंकर गर्मी और उसके बाद भयंकर महामारी के बीच उनके जीवन की जैसे लगता है कि सरकार परीक्षा लेने की कोशिश कर रही थी और प्रकृति भी शायद उनकी परीक्षा लेने की कोशिश कर रही थी। जब सब तरफ से निराशा हाथ लग रही थी, तो ऐसे समय में अचानक प्रधानमंत्री का यह कहना कि वो तीनों कानूनों को वापस ले रहे हैं, तो इसके पीछे जरूर कोई बहुत महत्वपूर्ण कारण होगा। वो इतना महत्वपूर्ण कारण है कि हम सबको पता है, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है और वहां पर सरकार, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आती है। खैर, उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे, बातचीत। लेकिन अब किसान आंदोलन भविष्य की तरफ कैसे देख रहा है? क्या वो अपना आंदोलन वापस ले लेगा? इसके बाद के कदम क्या होंगे? इन तमाम मसलों बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है योगेंद्र यादव जी, जो किसान आंदोलन में पहले दिन से जुटे हुए थे, लंबे समय तक किसानों को लामबंद करने की कोशिश कर रहे थे और अब वो हमारे साथ हैं। योगेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में इतना बड़ा आंदोलन इतनी कामयाबी के साथ कभी हुआ, तो उसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं जिन्होंने इस आंदोलन को लीड किया। आपको हैरानी हुई जब यह फैसला आया? आपको लगा? एक मायने में नहीं, एक मायने में हुई। नहीं इस मायने में कि पिछले 6 महीने से मैं जिस भी मीटिंग में जाता था, एक डायलॉग जरूर बोलता था। लोग सुन के थक गए थे, मैं बोल के थक गया था। और वो ये था कि मैं कहता, देखो ये तीनों कानून जो है ना, ये तो मर गए हैं, गारंटी देता हूं मर चुके हैं। लेकिन आप पूछोगे फिर आंदोलन क्यों कर रहे हो? भाई हम डेथ सर्टिफिकेट कलेक्ट करने के लिए वेट कर रहे हैं। 6 महीने से मैं बोल रहा था कि मर तो चुके हैं, और यही नहीं, आने वाली किसी सरकार की भी हिम्मत नहीं होगी इन कानूनों को वापस लाने की। तो उस मायने में आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन टाइमिंग इस वक्त होगा, एक तरफा घोषणा हो जाएगी, इसका कोई गुमान नहीं था। मैं तो गुवाहाटी में बैठा था किसी और मीटिंग के लिए, अचानक आप लोग तरह के साथियों के फोन आने शुरू हो गए, तब पता लगा। तो उस मायने में टाइमिंग के लिहाज से अचरज हुआ। अब तो हम एक तरह से मन बना के बैठ गए थे पिछले 2-3 हफ्ते से कि लगता है कि अब तो उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले कुछ नहीं करेंगे। तो हम जरा कमर कस रहे थे उत्तर प्रदेश चुनाव तक इंतजार करने के लिए कि ठीक है अब आप और चलेंगे। तो उस लिहाज से हैरानी जरूर हुई। प्रधानमंत्री ने जो घोषणा दी, क्या आपको अभी भी यकीन है? क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि घोषणा तो कर दी है, लेकिन क्या वाकई संसद में प्रस्ताव पारित करके उसको वापस देने का फैसला करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री की घोषणा के बारे में मेरा संशय ये नहीं है। मैं आज भी मान के चलता हूं कि देश का प्रधानमंत्री अगर राष्ट्र के नाम संबोधन करता है और कहता है कि 30 नवंबर तक, नवंबर महीने के अंत में हम इन कानूनों को रिपील कर देंगे, तो वो होगा। ये तो दिक्कत यह है कि इस सरकार ने और इस पार्टी ने इतना झूठ फैलाया है कि लोगों को ऐसी न्यूनतम बातों पे भी अब शक होने लगा है। मेरा शक उसके बारे में ज्यादा नहीं है, क्योंकि इतना झूठ बोल, इस तरह का तो बोल के, और यूं भी देखिए ना, हमारा क्या ले लेंगे? हम तो वहां बैठे हैं, हम कौन सा उठने वाले हैं अभी? जब तक कानून बन नहीं जाते तब तक तो एक व्यक्ति भी मतलब वो करेगा नहीं। तो वहां मेरा संशय नहीं है। मेरी जो दुविधा है वो इसको लेके है कि आंदोलन के कुछ बहुत बड़े सवाल हैं जिनको प्रधानमंत्री ने छुआ नहीं है, जिसके बारे में कुछ बोला नहीं है, जबकि वो अच्छा खासा जानते थे। प्रधानमंत्री जानते हैं हमने इतने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। अगर कोई कहे हमारी 2 बड़ी मांग क्या थी? पहली मांग थी कि तीनों कानून रद्द किए जाएं, वो उन्होंने मान लिया है और हम इसका स्वागत करते हैं। दूसरी मांग ये थी कि किसान को एमएसपी का कानूनी अधिकार दिया जाए, यानी कि सरकार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हर साल 2 बार घोषित कर देती है, किसान को वो मिले, और मिले तो दया और भीख के रूप में नहीं, किसान को अधिकार के रूप में मिले। इसको प्रधानमंत्री ने इस पे कुछ भी नहीं कहा है। बिजली के बिल का मामला था, पराली के बिल का मामला था। किसान आंदोलन में इतने लोग शहीद हुए हैं, इतने लोगों पे झूठे केसेस बने हैं। लखीमपुर खीरी में आज भी उसका सूत्रधार जो है वो मंत्री बन के बैठा है। इन सब चीजों पे चर्चा कैसे नहीं होगी? प्रधानमंत्री इस पे भले ही भूल जाए, हम कैसे भूल सकते हैं इन मुद्दों को? तो मेरा संशय उसको लेके ज्यादा है, इसको लेके कम है कि वो 30 तारीख मतलब
इस सत्र में 30 तारीख ना हो, 2 तारीख हो जाए, लेकिन इस सत्र में वो अपने मुंह से जब कह चुके हैं रिपील, तो वो रिपील हो जाएगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो अभी भी इसका मतलब ये किसान जो बैठे हुए हैं दिल्ली की सीमा पर वो उठेंगे नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं फिलहाल ये कह रहा हूं क्योंकि इसका फैसला ना मैं ले सकता हूं, ना ही वो 9 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी ले सकती है, जिसकी आज हमारी बैठक हुई, जिसमें हमने इस सब पे चर्चा की। क्योंकि ये बड़ा फैसला जो हमारी पूरी संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक है, जिसमें सभी संगठन आते हैं, जिसकी मीटिंग कल होने वाली है, उसमें होगा। उसकी कई मीटिंग्स हो सकती हैं जिसमें फैसला लिया जाए। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं, एमएसपी के मुद्दे को हम भूलेंगे नहीं, इस मुद्दे को हम छोड़ेंगे नहीं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष का स्वरूप क्या होगा उसके बारे में मोर्चे में मिलकर चर्चा होगी, इसके बारे में तय किया जाएगा। और दूसरी बात लगे हाथ कह दूं, आज की मीटिंग में जो फैसला हुआ वो ये कि जो कुछ कार्यक्रम हमने घोषित किए हुए हैं वो सब कार्यक्रम बदस्तूर होंगे। 22 तारीख को, अभी परसों ही, उत्तर प्रदेश लखनऊ में इको पार्क में एक रैली का आयोजन है, वो रैली होगी। 26 तारीख को 1 वर्ष पूरा होने पर हमने पूरे देश भर के किसानों को आमंत्रित किया है, तो अब तो कहेंगे साथ में लड्डू भी खाएंगे, जश्न भी मनाएंगे और जंग भी लड़ेंगे, दोनों करेंगे। उसके लिए उन्हें बुला रहे हैं, वो कार्यक्रम होगा। और फिलहाल जो पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने की जो घोषणा हुई थी, वो भी फिलहाल कैंसिल नहीं की गई है। तो हमने जो कुछ कार्यक्रम घोषित किए हैं वो सब कार्यक्रम बदस्तूर होंगे। क्या ये जो कार्यक्रम आपने घोषित किया, अगर सरकार ने कम से कम आपके एक सबसे बड़ी मांग को मान लिया है, उसके बाद भी अगर आपका कार्यक्रम जारी रहता है, किसान अभी भी उठ नहीं रहे हैं, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि सरकार की नीयत पर अभी भी संशय है। अन्यथा आपकी इतनी बड़ी मांग मानी गई तो उठना बड़ा स्वाभाविक सा था। अब नियत की क्या बात करें आप ही सोचिए, अगर ये सरकार संविधान में विश्वास करती तो मामला इस साल तक आता। अगर ये संविधान सरकार सिर्फ इतना देख लेती कि भाई संविधान के तहत तो हमें 3 कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है, तो ये मामला तो पिछले साल जून में खत्म हो जाना चाहिए था। अगर ये सरकार किसान के हित की बात सोचती तो अक्टूबर नवंबर में समाप्त हो जाना चाहिए था, जब तक कि सरकार को पता लग चुका था कि कम से कम पंजाब हरियाणा के किसान पूरी तरह से इससे खफा है। अगर ये सरकार इंसानियत में विश्वास करती तो जनवरी फरवरी के महीने में हो जाना चाहिए था। कड़ाके की सर्दी में किसान मर रहे थे, तब इनको दया नहीं आई। तो नियत की क्या बात कहूं, आप बताइए। अगर नियत होती तो, और कुछ नहीं, अगर नियत होती 2 शब्द तो इस देश के प्रधानमंत्री बोल सकते थे उन 700 किसानों के बारे में जो शहीद हुए। इस देश की संसद 2 मिनट का मौन रख सकती थी उन किसानों के बारे में। तो आज मेरे से कई लोगों ने पूछा कि प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल करके ये कहा। मैंने कहा उनके अंदर दिल आपने खोज लिया होगा, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मतलब ऐसे खामखा के आरोप हम क्यों लगा रहे हैं। अभी भी आप, इसका मतलब ये कि 3 कानून के वापस देने के बाद जो एमएसपी को लीगलाइज करने का सवाल है, वो आपका दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर आपका आंदोलन जारी रहेगा। जैसे मैंने कहा, संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष का स्वरूप क्या होगा ये फैसला सभी लोग मिलके लेंगे। तो ये जो पूछा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जनता की दिलचस्पी सबकी है कि भाई आप उठोगे कि नहीं उठोगे सड़क से, और मैं कह रहा हूं कि ये फैसला मुझे या कोऑर्डिनेशन कमेटी का लेने का फैसला नहीं है। ये फैसला सभी जो तमाम लोग, तमाम संगठन पिछले 1 साल से यहाँ धूप, आपने जो बताया, सब अवस्था में बैठे हैं, वो लोग मिलकर फैसला लेंगे। तो उसके बारे में मैं अपना विचार न रखूं तो बेहतर है। लेकिन ये मुद्दा हमारा मुद्दा है, सर्वोपरि मुद्दों में से एक है, इसे हम छोड़ नहीं सकते। क्योंकि इतने बड़े संघर्ष के बाद अगर किसान को फसल का दाम सही मिलने का मुद्दा नहीं उठे, तो फिर इतने बड़े संघर्ष में लोग पूछेंगे कि अच्छा भाई, जो मुसीबत आई थी वो तो चलो टल गई, लेकिन मुझे मिला क्या? ये सवाल तो पूछा जाएगा। बिल्कुल। योगेन जी, एक आज मैं तमाम अखबारों को मैं स्कैन कर रहा था, तमाम बड़े लोगों को मैं पढ़ रहा था, तो एक आवाज ये निकल रही थी कि इन किसान कानूनों को वापस देने के बाद अब शायद ही कोई सरकार इस देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में सुधार के लिए कदम उठा पाएगी। तो क्या नहीं लगता है कि जो कृषि के क्षेत्र में कुछ बुनियादी सुधारों की जरूरत है, कुछ बुनियादी रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसकी धारा अब सूख जाएगी? तो किसानी जो पिछले
आजादी के पहले से जिस गति से चल रही थी उसी गति से आगे चलेगी, उसमें कोई गुणात्मक बदलाव नहीं आएगा। आशुतोष भाई, ये जो सुधार शब्द है ना, इसको हाईजैक कर लिया कुछ लोगों ने, खासतौर पे जो अंग्रेजी में पिंक न्यूज़पेपर्स में लिखते हैं। रिफॉर्म किसे नहीं चाहिए? एग्रीकल्चर में रिफॉर्म, कृषि क्षेत्र में सुधार मुझे चाहिए। मैं तो बार बार बोलता रहा, इनफैक्ट इसको बीजेपी वालों ने ले लेके ट्वीट वगैरह भी किया। अरे योगेंद्र यादव तो 2017 में कह रहे थे कि मंडियों में सुधार चाहिए। अरे 2017 छोड़िए, मैं आज कह रहा हूं सुधार चाहिए। मंडी व्यवस्था में बहुत पॉलिटिक्स है, मंडी व्यवस्था में बहुत करप्शन है, मंडी व्यवस्था में बहुत ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है। बिल्कुल सुधार चाहिए। किसान को जो फसल का मुआवजा मिलना चाहिए उसमें बिल्कुल सुधार चाहिए। पहले जितने किसानों को मिलता था उससे कम हो गया। प्रधानमंत्री अपने सुंदर से भाषण में 2-4 छोटे-मोटे झूठ सफाई से बोल गए। उन झूठों में से एक ये भी था कि हमने पहले से ज्यादा किसानों को बीमे का मुआवजा दिया है, कवर किया है। सच ये है कि घट गया है वो। तो बिल्कुल उसमें सुधार चाहिए। क्या किसानों के पंजीकरण और किसान क्रेडिट कार्ड में सुधार नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। लेकिन क्या हो गया, इस देश में सुधार का एक विशेष मतलब दे दिया गया है। सुधार का मतलब, जैसे ही आप अडानी अंबानी के लिए दरवाजा खोलेंगे उसको सुधार बोला जाता है। जैसे ही प्राइवेट कैपिटल लाएंगे उसको सुधार बोला जाता है। प्राइवेट भी नहीं, प्राइवेट कैपिटल पे तो इस देश की पूरी एग्रीकल्चर चली रही है। एग्रीकल्चर इस देश की प्राइवेट है भाई, इस देश की एग्रीकल्चर सरकार नहीं चलाती है। लेकिन जिस दिन आप अंबानी अडानी के लिए दरवाजा खोलेंगे, बिग कॉर्पोरेट के लिए दरवाजा खोलेंगे, तो ये रिफॉर्म शब्द उन लोगों ने कैप्चर कर लिया है। और रिफॉर्म के नाम पे डिफॉर्म होते रहते हैं लगातार, और उसका बड़ा गाजा बाजा होता है। तो मैं जानता हूं कई लोग बड़े दुखी होंगे, लेकिन उनके दुख का मैं क्या करूं? मेरे लिए रिफॉर्म का मतलब एक होना चाहिए। रिफॉर्म का मतलब है जिससे इस देश के साधारण किसान की जिंदगी बेहतर हो। छोटा किसान, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने भी किया, वो तो 2 हेक्टेयर को छोटा मानते हैं क्योंकि कृषि से उनका कोई खास ताल्लुक नहीं है। मैं समझता हूं आप आधे एकड़ वाले को सोचिए, 1 एकड़ वाले किसान को सोचिए। उसकी अवस्था जिस चीज से बेहतर होती हो उसे मैं रिफॉर्म मानता हूं। लेकिन क्या ये कानून वो काम कर रहे थे? तो मैं कतई, हाँ, एक बात जरूर हुई और मैं सहमत हूं, आगे से किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं होगी कि वो किसानों से पंगा ले। और आशुतोष भाई, ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा डर होना चाहिए। सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठने के बाद भी ये जो अहंकार है ना, ये टूटना चाहिए। हाँ, आगे से पंगा नहीं लेना, ये किसानों को, प्रधानमंत्री को समझ आ जाएगा और बहुत अच्छी बात है। योगी जी, 22 जनवरी के बाद से किसानों और सरकार के बीच में किसी तरीके की कोई वार्ता नहीं, किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं। अगर कोई बैक चैनल बातचीत हो रही हो तो मुझे उसकी जानकारी नहीं, कम से कम। लेकिन मेरा मानना है कि 22 तारीख के बाद से कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में इतने लंबे अंतराल के बाद अचानक सरकार का हृदय परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ, आपको क्या लगता है? इसके आप मुझसे बेहतर एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं तो वही कहता हूं कि देखिए, अगर हृदय होता तो हृदय परिवर्तन हो सकता था। अगर हृदय होता तो उन लाखों किसानों को सर्दी के दिसंबर, जनवरी, फरवरी में दिल्ली में देख के न पसीजता। अगर हृदय होता तो इस बात से नहीं होता कि यार चलो जैसे भी है, ये किसान कह रहे हैं कि मुझे पसंद नहीं है। देखिए, मैं कहूं आशुतोष जी, मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आया, आप कहने नहीं योगेंद्र जी अच्छी नहीं लग रही, ले लीजिए। अब हृदय है तो मैं एक बार कहूंगा नहीं आशुतोष जी है बहुत अच्छी, आप एक बार देखो ना, अच्छी है। उसके बाद भी अगर आप कहें नहीं भैया मुझे नहीं लेनी, तो अगर हृदय है तो मैं कहूंगा कोई बात नहीं, मैं वापस लेता हूँ, आपको शायद बाद में अच्छी लगेगी। ये बहुत हृदयहीन काम है ये कहना कि सुनो आशुतोष, गिफ्ट लेके आया हूं, ले तो लो वरना। अब इसमें हृदय कहाँ है भैया? ये तो धमकी है। ये जो काम करते इसमें तो हृदय परिवर्तन तो नहीं हुआ। जो हुआ है उसके लिए हमारी परंपरा में एक दूसरा नाम है। वो कहते हैं ना, जब इंद्र का सिंहासन डोलता है, तो मेरे ख्याल में इंद्र के सिंहासन की कोई पाया हिला था। अब वो पाया क्यों हिला? वो उत्तर प्रदेश चुनाव के चलते हिला, वो पंजाब की समीकरण के चलते हिला, या कि ओपिनियन पोल प्रधानमंत्री ने कोई देख लिया, या कि उन्हें ये याद आ गया कि इस देश में किसान विरोधी अपने माथे पर लिखवा के कोई इस देश का नेता नहीं बन सकता। कहीं कुछ हुआ है, लेकिन मैं इसको आरोप नहीं मानता। कई लोगों ने आज अखबार में लिखा है कि इसको आरोप की तरह लिखा है कि प्रधानमंत्री ने चुनावी कारणों से किया। अरे भाई, लोकतंत्र का यही तो लॉजिक है। चुनाव के चलते नेताओं को डर लगे और चुनाव को देख के नेताओं के मन में लालच आए, ये तो लोकतंत्र का लॉजिक है, होना चाहिए। तो अगर चुनाव के चलते डरे हैं
बहुत अच्छी बात है, मैं तो इसका स्वागत करता हूँ, मैं तो इसका सम्मान करता हूँ। बस मैंने यही कहा, उन पे हृदय और हृदय परिवर्तन जैसे आरोप आप न लगाएं, बाकी सब बातें ठीक है। योगेश जी, आप एक्टिविस्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपके कई और चेहरे भी हैं। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट का आपका चेहरा है, दूसरा आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रह चुके हैं, तीसरा चुनाव के बारे में आप विश्लेषण करते रहे हैं, समाजशास्त्री हैं। ये जो पूरा किसानों का आंदोलन था या अभी है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? और हिंदुस्तान में जो 2-3 बड़े आंदोलन हुए हैं, उसके बरक्स इसको कहां रखते हैं? जो मुझे आजादी के बाद याद पड़ता है, एक जेपी का आंदोलन याद पड़ता है, दूसरा अन्ना का आंदोलन याद पड़ता है। अगर आप जोड़ना चाहें तो 1988-89 का जो विश्वनाथ प्रताप सिंह का आंदोलन था, उसको भी आप जोड़ सकते हैं, जो भ्रष्टाचार के मुतालिक था। इस आंदोलन को आप बाकी के आंदोलनों की तुलना में कहां रखते हैं, किस तरीके से रखते हैं, और कैसे इसका आकलन करते हैं, और आज के संदर्भ में इसका मूल्यांकन किस तरीके से करते हैं? 2-3 मायनों में दूसरे आंदोलनों से भिन्न था। एक तो जितना समय चला, 1 साल तक, और 1 साल तक एक जगह बैठ के चलाना, ऐसा तो हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। जिस तरह से जनता की आस्था बनी, ये सब में हुई थी। ये मैं कई चीजों में पैरेलल देखता हूं, जैसे अन्ना आंदोलन के दौरान जिस तरह एक साधारण लोगों की आस्था बनी थी, लोग अपने बच्चों को लेके आते थे रामलीला मैदान में। इस आंदोलन में भी मैंने वही देखा। लोग लगभग 4 धाम यात्रा, भी हमारी बंगाल से हमारी टीम आई हमारे संगठन की, तो उन्होंने कहा कि हम तो 4 धाम यात्रा के लिए आए, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, उस तरह की आस्था उस सब मायनों में दूसरे आंदोलनों जैसी थी। जो भिन्न है वो ये, पहला तो ये कि अन्ना आंदोलन और इस आंदोलन का सबसे बड़ा अंतर ये था कि इसमें मीडिया का सपोर्ट नहीं था। अन्ना आंदोलन में मीडिया का सपोर्ट था और उसने उसको दिया। इस आंदोलन में, जैसा आप जानते हैं, मीडिया को तो आप मुझसे कई गुना बेहतर समझते हैं, किस तरह से बेशर्मी से इस देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने झूठ फैलाया इस आंदोलन के बारे में। इस देश के तथाकथित बड़े बड़े एंकर्स ने कितनी टुच्चाई की भूमिका, माफ कीजिएगा बुरा शब्द है, पर इतना टुच्चापन से ज्यादा क्या कहा जाए, इस तरह का काम किया। मैं समझता हूं कोई भी मध्य वर्गीय आंदोलन इसके बाद टिक नहीं सकता था, लेकिन किसानों का आंदोलन था जो इसके बावजूद टिका, क्योंकि मीडिया किसान के आंदोलन को छोटा नहीं कर पाया, किसान आंदोलन ने मीडिया की छवि को छोटा कर दिया। और इसका अगर आप ऐतिहासिक महत्व देखें तो मैं समझता हूं दूसरा जो अंतर इस आंदोलन में था वो ये कि ये किसी एक संगठन का आंदोलन नहीं, ये बहुत तरह के विचारों के, राजनीतिक रुझानों के संगठनों को मिला के चलाया हुआ संगठन था, आंदोलन था। इसलिए इसको चलाना काफी कठिन था। कितना कठिन था इसकी कहानियां कभी बाद में बताऊंगा, लेकिन ये बहुत कठिन काम था इस तरह से चला सकना। और तीसरा ये कि ये आंदोलन दरअसल केवल किसान का आंदोलन नहीं बचा। पिछले कई महीनों से मैं कह रहा था कि ये आंदोलन अब इस देश में लोकतंत्र बचाने का आंदोलन बन गया है। ये आंदोलन इस देश के फेडरलिज्म को बचाने का आंदोलन बन गया है, और सबसे बड़ी बात, ये आंदोलन इस देश की एकता बचाने का आंदोलन बन गया, क्योंकि सरकार ने जिस किस्म की तिकड़मों का इस्तेमाल किया, उस तिकड़मों के खिलाफ ये आंदोलन बना। तो कुल मिला के इसे, ये तो नहीं है कि आज मैं कहूं तो देश का सबसे बड़ा जन आंदोलन, शायद उस पर सोचना पड़ेगा, लेकिन निश्चित ही इस देश के इतिहास के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक। और कल जो 3 कानून रिपील हुए हैं, वैसा काम तो कोई नहीं करवा पाया। केंद्र सरकार से इस तरह का आंदोलन चला के, और ऐसे प्रधानमंत्री से जो कहते थे कि इनके नेता, इनके ब्यूरोक्रेट्स हमसे आते थे बीच बीच में, आप ऐसा कीजिए ना कि रिपील को छोड़ के कुछ भी करवा लीजिए, आप ऐसे अमेंडमेंट करवा लीजिए जिससे कानून मर जाए। हम कहते भाई ऐसे कानून अमेंडमेंट का फायदा क्या? कहते देखिए ना, प्रधानमंत्री की इज्जत का मामला है, बस रिपील शब्द आप इस्तेमाल मत कीजिए और कुछ मर्जी करवा लीजिए। लेकिन वो रिपील हुआ। ये जो सफलता है, ये बहुत बहुत कम आंदोलनों को मिली है। योगेश जी, इस आंदोलन के दौरान कभी वो क्षण आया जब लगा कि अब ये आंदोलन पूरी तरीके से नाकामयाब हो जाएगा, निराशा के क्षण हुए होंगे जब आंदोलन को न जाने किन किन शब्दों से विभूषित किया गया, खालिस्तानी, नक्सली, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, और न जाने बहुत सारे शब्द थे, और सबका मतलब ये था कि दरअसल ये देश के गद्दार हैं और देशद्रोही हैं। कभी इतने बड़े आंदोलन में, इतने सारे संगठनों के बीच में कोई तो ऐसा क्षण होगा जब लगा होगा कि अब नहीं हो सकता,
अब हिम्मत टूट रही है या टूट गई लगभग, ऐसा कभी हुआ? 26 जनवरी के बाद जो 48 घंटे बीते वो हम ही जानते हैं कि कैसे बीते। जब चारों तरफ से गालियों की बौछार थी, आप शायद जानते होंगे, मेरे तो घर के बाहर इन लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज किया, घर के बाहर मेरा एड्रेस पब्लिक करके लोगों को इकट्ठा करके घर के बाहर गद्दार और ये सब कुछ किया, गालियां हो रही थी। और हमारे उससे भी ज्यादा व्यक्तिगत तो छोटी बातें हैं, लेकिन जब ऐसा लगा कि ये तो मोर्चों पे हमला करवाएंगे, 1984 टाइप सी चीज घटना करवाएंगे, उस रात को एक बहुत लो पॉइंट था। उस रात को लगा कि ये रात कैसे बीतेगी। और इसमें मैं राकेश टिकैत को बहुत इसका क्रेडिट देता हूँ। राकेश टिकैत के वहां टिकने से और वो जो घटना हुई, उनके आंसुओं ने सचमुच इस आंदोलन के धारा को बदला और इस आंदोलन को एक नई गति दी, एक नया स्ट्रेंथ, पुनर्जीवन दिया कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि इस आंदोलन की हत्या की तैयारी हो चुकी थी, और इसे हत्या ही कहा जाएगा और कुछ नहीं, बिल्कुल इस आंदोलन की हत्या करने की तैयारी हो चुकी थी। और अगर 84 जैसी स्थिति पैदा कर दी जाती तो फिर हमारे पास क्या विकल्प था, लेकिन उससे हम उभरे। इसमें मैं उनका बहुत बड़ा योगदान मानता हूँ। और आंदोलन को अलग, ये ऐसे बड़े आंदोलन हमेशा एक रिले रेस जैसे होते हैं, कभी एक के हाथ में बैटन रहता है, फिर दूसरा व्यक्ति उसको थाम लेता है। तो वो एक बहुत लो पॉइंट था। और उसके बाद पिछले कुछ महीनों में कई बार लग रहा था कि ये तो बिल्कुल सरकार सुनेगी नहीं। और सच कहूं तो पिछले कुछ सप्ताह से मैंने तो दोस्तों को कहा था कि देखो, अब उत्तर प्रदेश इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले कुछ होगा नहीं, अब तैयारी कर लो, कमर कस लो, अगले 6 महीना तो टिकना है। तो ये सब करते हुए लगता तो है कि 26 जनवरी को जो हुआ, उस पे कभी आप लोगों को अफसोस हुआ, कभी लगा कि आंदोलन हाथ से फिसल गया है? हमने तो खुल के कहा, तो हमने अगले दिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। जो एक सबक मैंने सीखा, हर व्यक्ति का अलग अलग होगा, कि जब आप लाखों लोगों को आमंत्रित करते हैं तो आपको उन लाखों लोगों को अनुशासित करने का आपके पास एक बहुत बड़ा तंत्र होना चाहिए। उस तंत्र के बिना लाखों लोगों का आना, ये बात अलग है कि जो शरारत की वो बहुत चंद लोगों ने की और वो सुनियोजित तरीके से थी, लेकिन कोई ऐसा कार्यक्रम करना जिसमें लाखों लोगों का उत्साह और जोश खड़ा करना आसान काम है, लेकिन उसको बांध के दिशा देना वो काफी कठिन काम है। और ये हम सबके लिए सबक है, कम से कम मैंने तो सीखा उससे। दो हमारे सवाल, और दोनों सवाल मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट से सवाल कर रहा हूँ। जो जेपी का आंदोलन था, उसका एक चेहरा था, जेपी उसके चेहरे थे, उनका अपना एक करिश्मा था, उनका एक अतीत था। जो अन्ना का आंदोलन था, उसका भी एक चेहरा था, उनका भी एक अतीत था, उसमें भी एक करिश्मा था। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह के आंदोलन को भी अगर कहें तो उसमें भी एक चेहरा था, उसमें एक मॉरल कैपिटल था। इस आंदोलन में चेहरा नहीं था। तो ऐसे में इतने लंबे समय तक कैसे सस्टेन कर पाए आप लोग? क्योंकि जब करिश्मा होता है तो चेहरे का ना होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। क्योंकि चेहरों ने बनाया भी, चेहरों ने बिगाड़ा भी। आप तो खुद जानते हैं, आंदोलनों को चेहरों ने बनाया भी है, बिगाड़ा भी है। इस आंदोलन में दो चीज थी, एक तो एक चेहरा नहीं, कम से कम 40-50 चेहरे थे, और वो 40-50 भी नीचे बंधे हुए थे। क्योंकि, और मैं जानता हूं, इस पूरे आंदोलन में इसका तमाम नेतृत्व जो था वो हमेशा इस संशय, इस मर्यादा या कह लीजिए डर में रहा है, अरे लोग क्या कहेंगे, नीचे ये लोग जो ट्रॉली में बैठे हुए इन्हें कैसा महसूस होगा। और मैं समझता हूं उसने इस आंदोलन को बचा लिया किसी भी नेता को विचलित होने से। हम सब साधारण इंसान हैं, सबके मन में इच्छाएं भी होती हैं, विचलन भी होता है, लेकिन ये जो ट्रॉली में बैठे हुए व्यक्ति का डर जो था, अरे वो क्या कहेगा, ये मुझे क्या कहेंगे, क्या ये चाहते हैं ऐसा हो कि नहीं चाहते ऐसा हो, ये हर वक्त सब नेताओं के मन पर हावी रहा। और उससे कुछ छोटे मोटे नुकसान भी हुए, लेकिन उसने कुल मिला के इस आंदोलन को बचाया, आंदोलन को विचलित होने से बचाया, किसी एक नेता की व्यक्तिगत अच्छाई बुराई के बीच में बंधने से बचाया, और कुल मिला के एक ठीक दिशा में। और उसी ने इस आंदोलन को स्ट्रेंथ भी दी। तो आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा, ये जो अलग चरित्र था उसने किया। और मैं समझता हूं कि बिना चेहरे का आंदोलन सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक चीज है। मैं
मैंने कई चैनलों पर इस बात को कहा, मैंने कहा कि दो चीजें इस आंदोलन को डिफाइन करती हैं, एक तो टेनेसिटी और दूसरा डिसिप्लिन, अनुशासन और जीवटता। क्योंकि बिना अनुशासन और बिना जीवटता की आंदोलन यहां तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन मैं एक दूसरा सवाल आपसे करना चाहता हूं कि जो अन्ना का आंदोलन था, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, और जो जंतर मंतर में बैठे थे, तीसरे दिन से सरकार से बातचीत शुरू हो गई और एक हफ्ते के अंदर उसका समाधान निकलना शुरू हो गया। रामलीला मैदान पर भी जब हुआ तो 7वें 8वें दिन के बाद एक बातचीत शुरू हुई और पूरी संसद ने यूनानिमसली प्रस्ताव पारित किया सैटरडे के दिन, जो अपने आप में अभूतपूर्व था। और वो आगे क्या हुआ उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम एक रेस्पॉन्स, डेमोक्रेटिक रेस्पॉन्स दिखाई पड़ रहा था। इस आंदोलन की शुरुआत में 10 बार सरकार से बातचीत तो हुई, लेकिन उसके बाद जो बंद हो गया, तो जो पॉलिटिकल रेस्पॉन्स था उसको आप किस नजर से देखेंगे? सरकार का जो रवैया था उसको आप किस नजर से देखेंगे? एक प्योरली मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट से सवाल कर रहा हूं, मैं एक्टिविस्ट से सवाल नहीं कर रहा। राजहट, मैं समझता हूं इस देश में इंदिरा गांधी के बाद ये दूसरी सरकार है जिसमें इतना अहंकार, इतना हठ और ये विश्वास की जो भी हो मैं मैनेज कर लूंगा चीजों को। ये इंदिरा गांधी में कुछ समय के लिए था ये अहंकार, उसके बाद किसी सरकार में नहीं रहा। इस लिहाज से यूपीए सरकार तो बहुत कमजोर सरकार थी। उसमें जितनी क्षमता होनी भी चाहिए थी आंदोलनों का मुकाबला करने की, उतनी भी नहीं थी उनमें तो क्षमता। लेकिन इस सरकार का जो रवैया रहा है, खासतौर पे पिछले 10 महीने में जो हमने देखा, वो तो किसी भी मायने में लोकतांत्रिक नहीं है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में अंततः कोई बातचीत होनी चाहिए। कभी सुना आपने किसी दुनिया के एक लोकतंत्र में कि 1 साल से लोग सड़क पे पड़े हैं और सरकार बात नहीं करती उनसे, 10 महीने तक बात नहीं कर रही, उनके ऊपर तमाम तरह की तिकड़म इस्तेमाल कर रही है? तो इसे आप राजहट कहिए, इसको अहंकार कहिए या इसको अलोकतांत्रिक कहिए, अलग अलग शब्द हैं। लेकिन और यही इस आंदोलन की स्ट्रेंथ थी कि ऐसी सरकार के खिलाफ भी ये आंदोलन टिक पाया। और इसके लिए मैं सबसे ज्यादा श्रेय पंजाब के संगठनों को देता हूं। जितना अनुशासन और धैर्य उन्होंने दिखाया, वो पूरे देश के किसान आंदोलन के लिए, पूरे देश के किसानों के लिए एक मिसाल है। जो लोग ये कहते हैं कि इस आंदोलन ने इस देश के अंदर जो लोकतंत्र की उम्मीद थी उसको जगाने का काम किया। हालांकि मैं आपसे एक माफी के साथ एक सवाल जरूर बीच में करना चाहता था। सवाल ये था कि आपने भी कहा कि यूपीए की सरकार बड़ी कमजोर सरकार थी, क्योंकि वो पॉलिटिकली रिस्पॉन्ड कर रही थी इसलिए आप उसको कमजोर सरकार मान रहे थे, या उसके स्वभाव में आप देख रहे थे कि उन कमजोर सरकार थी? नहीं, वो रेस्पॉन्ड तो खैर करना ही चाहिए सरकार को, लेकिन रेस्पॉन्ड करते वक्त जिस तरह की बचकानी हरकतें वो कर रहे थे, कभी मंत्रियों को एयरपोर्ट भेज रहे हैं, वो सब चीजें, वो सरकार की एक जो मैच्योरिटी एक सरकार में होनी चाहिए उसकी कमी थी। क्योंकि यूपीए सरकार का जो केंद्र था उसमें राजनीतिक सोच नहीं थी, तो एक पॉलिटिकली मैच्योर रेस्पॉन्स होना चाहिए, वो उस सरकार में नहीं था। लेकिन साथ में कम से कम इतनी तो थी कि हाँ भाई कोई आंदोलन है तो आपको उसको रेस्पॉन्ड करना है। लोकतांत्रिक थी, कमजोर भी थी ये यहां सरकार का रेस्पॉन्स आपको लोकतांत्रिक लगा? कतई नहीं। मतलब अगर ये लोकतंत्र है तो भैया फिर उस लोकतंत्र से तो दुनिया को बचाइए। अगर ये लोकतंत्र है, यहाँ लाखों लोग सड़क पे पड़े हैं, आप उनसे बात नहीं कर रहे, आप उसके बारे में सोच नहीं रहे, उसको तोड़ने की दिन रात तिकड़म कर रहे हैं, खुल्लम खुल्ला आप तिकड़मों के खेल खेल रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, लोकतंत्र मर्यादा से, लोक मर्यादा से चलता है। ये जो हुआ है ये तो कतई लोकतंत्र नहीं है। और अंत में भी आखिरी दिन, परसों भी, जब कल भी प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे तो क्षमा शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन आपने देखा होगा वो क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे गलती तो तुम्हारी है, क्षमा मैं मांगता हूं, कानून तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लेके आया, लेकिन तुम ऐसे मूड निकले कि तुम्हें समझ नहीं आया, चलो मैं तुम्हें माफी मांग लेता हूं। मतलब तब भी एक लोकतंत्र में जो होना चाहिए ना कि हाँ मुझसे गलती हो गई, प्रधानमंत्री बोल नहीं सकते कि मुझसे गलती हो गई। तो ये तो लोकतंत्र की बुनियादी मर्यादा के विरुद्ध है। खैर जो भी है उनसे बात अभी करनी है, चुनी हुई सरकार है, बात उन्हीं से करनी है, आगे भी उन्हीं से करनी है, वो करेंगे। लेकिन आंदोलनों के चरित्र का जो अंतर है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है इसमें, और इस लिहाज से इस आंदोलन की अनूठी उपलब्धि रही कि इस तरह की घोर अलोकतांत्रिक सरकार के मुकाबले में भी खड़े हो सकी। आपसे आखिरी सवाल, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, लोकतंत्र बचाओ। इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया? क्या हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है? आपको यह महसूस होता है?
बाकायदा, अगर आज नहीं है तो भैया कब था? मैं तो समझता हूँ इमरजेंसी के बाद, और आज तो इमरजेंसी से कहीं ज्यादा बदतर हालत है। फर्क सिर्फ ये हुआ है कि 20वीं सदी में लोकतंत्र की हत्या करने के जो औजार थे वो बड़े सरल औजार हुआ करते थे। कोई व्यक्ति टीवी पे जाता था, बोलता था बस कल से यहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो गया, लोकतंत्र समाप्त हो गया है। 21वीं सदी में लोकतंत्र की हत्या बड़ी नफासत के साथ की जाती है, और सिर्फ भारत में नहीं, टर्की में, रशिया में, अमेरिका में जो हुआ, श्रीलंका में जो हो रहा है, ये सब लोकतंत्र की हत्या है। 20वीं सदी में लोकतंत्र को औपचारिक रूप से खात्मे की घोषणा की जाती थी। 21वीं सदी में लोकतंत्र की हत्या करने वाला रोज सुबह लोकतंत्र के गीत गाता है, लोकतंत्र के सुंदर सुंदर मंत्र पढ़ाता है, और उसके बाद 1 इंच उसको काट देता है। यही हमारे देश में हो रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों की, लोकतांत्रिक संस्थाओं की, लोकतांत्रिक मर्यादाओं की, लोकतांत्रिक परंपराओं की सबकी हत्या हो रही है। और इस वक्त लोकतंत्र ही नहीं, मैं तो कहूंगा हमारा पूरा गणतंत्र, हमारा पूरा रिपब्लिक इस वक्त खतरे में है। और इस आंदोलन ने जो एक चीज दिखाई है वो ये कि इस हालात में भी मुकाबला किया जा सकता है। और ये जो उम्मीद है, ये सबसे बड़ी उम्मीद है, सिर्फ किसानों के लिए नहीं, किसान आंदोलन के लिए नहीं, जो कोई आज इस देश को बचाने के लिए सोचता है, उन सब के लिए एक आशा की किरण है। 2 दिन पहले क्या इत्तेफाक की बात है, क्योंकि 2 दिन पहले ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने जो हैदराबाद में नए रिक्रूट्स आईपीएस अधिकारी हैं उनसे ये कहा कि इस देश में 4th जनरेशन ऑफ वॉरफेयर चल रही है, क्योंकि युद्ध का स्वभाव बदल चुका है। और फिर वो कहते हैं कि जो सिविल सोसाइटी का इस्तेमाल अब किया जा रहा है सबवर्ट करने के लिए, और उसके बाद प्रधानमंत्री आते हैं और माफी मांग लेते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं, या आपको लगता है एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है? जो प्रधानमंत्री ने कहा वो इस सरकार की मूल रणनीति का हिस्सा नहीं है, उस रणनीति का एक छोटा सा अपवाद है। और जो सुरक्षा सलाहकार दोवल जी ने कहा वो इस सरकार की मूल रणनीति है। जो विरोध करता है, जो विरोध कर सकता है, उसको खत्म करो, उसको डीलेजिटिमाइज करो, उसके लिए रास्ते बंद करो। तो ये बिल्कुल जो जर्मनी में 1930 के दशक में हुआ था, बिल्कुल उन रणनीतियों को इस वक्त देश में अपनाया जा रहा है। और इसलिए बेहद जरूरी है कि किसान आंदोलन जैसे कुछ स्पेसेस हों जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों, लोकतांत्रिक मर्यादाओं, लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा कर सके। योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।